अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एड्स। एड्स जो है इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दैट एड्स स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए इट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स बेसिकली 1980s में फर्स्ट टाइम डॉक्टर्स ने या फिजिशियंस ने डिटेक्ट की थी यंग मेल्स में, और वो भी ऐसे पेशेंट्स में जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं। होमोसेक्सुअल का मतलब होता है जो सेम जेंडर के लोगों के साथ सेक्स करते हैं। तो यंग मेल्स में ये आइडेंटिफाई की गई थी, और इसके जो सिम्टम्स थे वो कुछ इस तरह से थे: नमोनिया, रेयर वेस्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस, स्वेलन लिम्फ नोड्स, और इसके अलावा इम्यून सिस्टम्स का बहुत ज़्यादा लॉस। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में हमें डिजीजेस से बचाता है। जैसे जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उनमें इन्फेक्शंस या बीमारियां ज़्यादा होती हैं। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है वो कम बीमार होते हैं। तो जिन लोगों में एड्स होता है तो एट टाइम्स उनका जो इम्यून सिस्टम है वो काम करना छोड़ देता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स, तो आपने उसमें ये सिम्टम्स जो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, नमूनिया से लेकर यहाँ तक इम्यून फंक्शंस तक, ये इसके सिम्टम्स हैं, ये आपने याद करनी है। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद ऑलमोस्ट 1984 से पहले पहले बाद में थोड़े अरसे तक इस तरह हुआ कि ये डिजीज़ ऐसे पर्सनस के अंदर जो नॉन होमोसेक्सुअल थे उनके अंदर भी आइडेंटिफाई हो गई, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती थी, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ब्लड गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होते होते नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स मीन्स के जो अगर मेल्स हैं उनका फीमेल्स के साथ रिलेशन है। होमोसेक्सुअल होता है अगर मेल्स है तो उस मेल का मेल के साथ ही रिलेशन होना। तो स्टार्टिंग में ये डिजीज़ होमोसेक्सुअल पर्सन्स के अंदर थी, लेकिन उसके बाद नॉन होमोसेक्सुअल जो नॉर्मली अगर मेल्स हैं फीमेल्स के साथ भी उनके रिलेशन होते हैं तो उनके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो गई। 1984 के अंदर वो एजेंट जो एड्स को कॉज करता है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया था, और इसको आइडेंटिफाई किया गया था फ्रांस और यूएसए में दो इंस्टीट्यूट्स के अंदर। फ्रांस के अंदर पास्चर इंस्टीट्यूट था और यूएसए के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ था। इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के अंदर एजेंट को आइडेंटिफाई कर लिया गया जो कि एड्स कॉज करते थे, और 1986 के अंदर इस वायरस को नेम दे दिया गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसको एचआईवी भी कहा जाता है। और ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एचआईवी स्टैंड्स फॉर व्हाट। और आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई कब हुआ था, 1984 में, और कहाँ पर हुआ था, उन इंस्टीट्यूट्स के नेम आने चाहिए। और इस वायरस को नेम किस सन में दिया गया था ये भी पता होना चाहिए, और इस वायरस की फुल फॉर्म क्या है ये भी पता होना चाहिए, और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं ये भी आइडिया होना चाहिए। और ये वायरस जो है वो सबसे पहले अटैक करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे। बॉडी के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके ऊपर ये अटैक करता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का मेजर कंपोनेंट है। तो जब इम्यून सिस्टम के ऊपर ये इतनी अटैक करेगा तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और डिजीज जो है वो बॉडी के अंदर हो जाएगी। एचआईवी इन्फेक्शन जैसे जैसे होस्ट के अंदर बढ़ता जाता है, इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे टी लिम्फोसाइट्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में होते हैं उनका नंबर डिक्रीज करता जाता है। जब हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर से टी लिम्फोसाइट्स खत्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा, तो पर्सन जो है उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाएगा, और एड्स के अलावा बाकी भी डिजीजेज जो हैं वो उसको होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होगा तो डेफिनेटली हर चीज़ जो है वो हावी होना स्टार्ट हो जाएगी। एचआईवी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करता है, और पर्सन के मेंटल लेवल जो होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। एचआईवी के जो रिसेंट स्टडीज हुई हैं उससे पता चला है कि एचआईवी जो होता है वो होस्ट स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब है कि जिसके अंदर इसने डिजीज करनी है सिर्फ उसी के अंदर करेगा। अगर किसी और पर्सन या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एंटर हो गया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये डिजीज कॉज नहीं करता, अगर उनके अंदर इसका वायरस इसका जर्म जो है वो ऐड हो गया है तो ये उसकी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई जरूर करेगा लेकिन उसको डिजीज कॉज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मंकीज के अंदर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, मंकी के अंदर इसका वायरस जो था उसको इंजेक्ट किया और फिर चेक किया कि मंकी के अंदर इसने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मंकी के अंदर इसने डिजीज कॉज जो है वो नहीं की। तो इससे पता चला कि ह्यूमन के अंदर ये डिजीज कॉज करेगा लेकिन मंकीज के अंदर ये डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो मतलब ये होस्ट स्पेसिफिक है। जैसे एंजाइम के अंदर आपने पढ़ा था
कि स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र करता है। इन द सेम वे HIV वायरस भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को ही डिजीज कॉज करता है। यहाँ पर नीचे डायग्राम के अंदर इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया, जिसको नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि इसका अगर इसके वायरस की पिक्चर देखी जाए तो उसके अंदर RNA जीनोम प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कैप्सिड प्रेजेंट होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है, वायरल इन्वेलप होता है और इन्वेलप स्पाइक्स होते हैं। अब इन सब के क्या क्या फंक्शंस हैं वो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम आपने देखनी है और नेक्स्ट पे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आप देखेंगे कि किस किस तरह से इसकी किस किस चीज़ का क्या क्या फंक्शन है और किस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है। HIV को अगर देखा जाए कि ये ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, तो अगर एक पर्सन जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट करता है ऐसे पर्सन के साथ जिसको एड्स है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू दूसरे पर्सन में भी वो डिजीज़ चली जाएगी। तो सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो अवॉइड करना चाहिए ऐसे किसी भी पर्सन के साथ जिसको ये डिजीज़ हो। इसके अलावा ब्लड जो है वो भी नहीं लेना चाहिए। इसी वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर जब भी किसी को ब्लड ट्रांसफ़र करना होता है तो जो ब्लड देना चाह रहा होता है पहले उसका ब्लड टेस्ट होता है, फिर देखा जाता है कि उसके ब्लड में किसी किस्म की कोई डिजीज़ तो नहीं है। अगर बगैर चेक किए डिजीज ब्लड जो है वो किसी पेशेंट में डाल दिया जाए तो जिस पर्सन का ब्लड आप पेशेंट को दे रहे हैं उस पर्सन को कोई भी डिजीज होगी तो वो ब्लड के थ्रू बहुत सी डिजीजेज जो है वो ट्रांसफर हो सकती हैं। इन द सेम वे अगर एक एड्स वाले बंदे का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को दे दिया जाए तो वो डिजीज एड्स की उसके अंदर चली जाएगी। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो जहाँ पर एड्स के पेशेंट्स का इलाज चल रहा होता है, जहाँ पर इसकी सारी इसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही होती है, उनको भी डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। गलती से कहीं पर कट लगा हो उनको और एड्स के पेशेंट का ब्लड उनके साथ अटैच हो तो हो सकता है, या फिर उनके साथ किसी भी तरह के उसके जो जर्म्स हैं वो किसी तरीके से उनके अंदर एंटर हो सकते हैं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो HIV पर्सन के साथ जो HIV डिजीज जिस पर्सन के अंदर एड्स हो तो उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो मोस्टली अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर ऊपर बताई गई है कि किस तरह से HIV जो है वो ट्रांसफ़र किस तरह से क्या क्या किस किस मोड के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये सारी इसके ट्रांसमिशन के मेथड्स हैं। साइड बाय साइड इसकी अगर आपने इसकी प्रिवेंशन लेनी है तो किस तरह से प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंशन का ये है कि सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो डायरेक्ट अवॉइड किया जाए। ब्लड अगर किसी का भी लेना है तो वो ध्यान रखा जाए, पहले ब्लड का टेस्ट कराया जाए, फिर ब्लड जो है वो किसी से भी लिया जाए। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स। इंट्रावेनस ड्रग्स वो होते हैं जिनको डायरेक्ट वेन के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। जैसे इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो वेन के अंदर अगर डायरेक्ट लग रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस सिरिंज से लग रहा है वो सिरिंज जो है वो बिल्कुल स्टेरलाइज हो और न्यू हो। यूज सिरिंजेस जो हैं वो कभी भी जो है वो डॉक्टर को अपने साथ आपने यूज़ नहीं करने देनी। इसके अलावा नेडल्स वगैरह स्टेरलाइज हों। जो यूटेंसिल्स वगैरह अगर हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से स्टेरलाइज हों। स्टेरलाइज का मतलब है कि वो इतने साफ हों कि मेथड से गुजरे हुए हों कि उनके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी जर्म जो है वो ना हो। तो स्टेरलाइज चीज़ें यूज़ करना, सिरिंजेस जो हैं वो न्यू यूज़ करना और ऐसी और डायरेक्ट वेन के अंदर जो है वो लगाने से अवॉइड करना। तो ये सारे मेथड जो हैं ये प्रिवेंशन मेथड्स हैं जो कि प्रिवेंशंस लेनी चाहिए एड्स को अवॉइड करने के लिए। एड्स की अगर वैक्सीन की बात की जाए तो वो उसकी सिंथेसिस जो है वो पहले से स्टार्ट कर दी गई थी। 2001 में साउथ अफ्रीका में इसकी एक वैक्सीन तैयार की गई जो कि उसको इंजेक्ट करके देखा गया, लेकिन वो इतनी कोई सक्सेसफुल जो है वो नहीं हो सकी। अभी भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल भी दुनिया में एड्स का कोई इलाज जो है वो अभी तक नहीं बन सका, ना ही इसकी कोई वैक्सीन तैयार की जा सकी है। तो एड्स जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो किसी को अगर हो जाए तो पर्सन की अल्टीमेट डेथ जो है वो हो जाती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से एड का वायरस जो है वो HIV वायरस जो है वो किसी भी होस्ट के साथ आके लगता है और किस तरह से मशीनरी को होल्ड करता है और किस तरह से डिजीज़ जो है वो पर्सन के अंदर हो जाती है। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। सबसे पहले जो पर्सन है जहाँ पर जिसके ऊपर अटैक करना है उसके साथ आकर इसका वायरस जो है HIV वायरस वो अटैच होता है। पहला स्टेप जो है वो अटैचमेंट का है
और अटैच होने के लिए जैसे कि आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि अटैचमेंट की हमेशा एक स्पेसिफिक साइट होती है। तो इसके अंदर जो है ह्यूमंस के अंदर CD4 रिसेप्टर साइट होती है, जहां पर आकर एड्स का जो HIV वायरस होता है वो आकर पर्सन के साथ अटैच होता है, और इस साइट के ऊपर T लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर ये वायरस अटैक करता है, और ये T लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो सबसे पहले ये CD4 साइट पे आकर अटैच होगा, और जब ये अटैच होता है तो इसका स्ट्रक्चर जैसे कि पीछे भी आपने डायग्राम में देखा है कि इसके अंदर RNA की 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स होती हैं, कैप्सिड होता है, इन्वेलप होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसका सबसे पहला काम होता है कि ये होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है, और उसके बाद अपना कोट जो होता है, जो ये इसके ऊपर ये सारा कोट है, इसको अपने ऊपर से रिमूव कर देता है होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होने के बाद। जब ये पर्सन की बॉडी के साथ आके अटैच हो जाते हैं, इसके बाद इनका कोट जो है वो बाहर रह जाता है, और इसका जो इसकी सारा अंदर का मटेरियल होता है वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। इसके बाद अब क्या होता है, जो इसका वायरल RNA होता है वो आकर जो होस्ट का DNA होता है उसके साथ हाइब्रिड बना लेता है, उसके साथ अटैच हो जाता है। DNA जो होता है वो आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, तो DNA की एक स्ट्रैंड के साथ RNA की स्ट्रैंड आके लग जाती है, तो फिर उससे जब वो DNA का एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसकी फिर जब अनजिपिंग होती है तो RNA जो रियल वाला होता है, जो डिजीज कॉजिंग होता है, वो डीजनरेट हो जाता है, और उससे जो DNA बनता है, अब उस DNA के अंदर डिजीज आ जाती है। मतलब कि जो RNA वायरल RNA होता है वो होस्ट के DNA के साथ आके मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना लेता है, और उसके बाद जब DNA एक न्यू स्ट्रैंड जो है वो बन जाती है, तो RNA की जो ओरिजिनल RNA होता है वो डीजनरेट हो जाता है, और जो न्यू फॉर्मिंग DNA होता है उसके अंदर डिजीज आ जाती है। अब ये जो DNA होता है ये आकर होस्ट के क्रोमोसोमल मटेरियल के साथ अटैच हो जाता है और एक प्रो वायरस की फॉर्म में बन जाता है। यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि सेकंड स्टेप जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन का होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि वायरल RNA जो है वो एज अ टेम्पलेट काम करता है, और टेम्पलेट का मतलब होता है वो चीज जिसके साथ आकर एक और चीज लगती है और फिर वो एक थर्ड चीज को प्रोड्यूस करते हैं। RNA जो है वो एज अ टेम्पलेट यूज होता है, DNA के साथ मिल जाता है, और फिर एक नए DNA की फॉर्मेशन होती है, एक नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है। उस स्ट्रैंड के अंदर डिजीज कॉजिंग जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। वो DNA वो जो स्ट्रैंड होती है फिर उससे फर्दर जितनी भी स्ट्रैंड्स बनेगी उन सब के अंदर जो है वो वायरस जो है वो फैलता जाएगा। फिर DNA जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है, और फिर जो होस्ट का क्रोमोसोमल DNA है उसके साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है इंटीग्रेट्स। द DNA देन एंटर्स द न्यूक्लियस। जो वायरल DNA है वो एंटर होगा न्यूक्लियस के अंदर, और फिर जो होस्ट का क्रोमोसोमल DNA है उसके साथ अटैच हो जाता है, और उसके साथ अटैचमेंट के बाद ये प्रो वायरस बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोमल DNA होता है, उसके साथ ये जो डिजीज DNA है ये आकर होस्ट के क्रोमोसोम के साथ अटैच कर जाता है और प्रो वायरस बन जाता है। इसके बाद DNA का फंक्शन होता है, आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ी होगी, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि DNA से RNA बनता है, और RNA का नेक्स्ट फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो DNA जो है वो RNA को बनाएगा। तो यहाँ पर जब DNA बन जाता है, ये प्रो वायरस बन जाता है, तो इससे नेक्स्ट जो है वो DNA जो है वो ट्रांसक्राइब हो जाता है RNA में, और फिर RNA जो है वो फर्दर ट्रांसलेट हो जाता है प्रोटीन में। तो ये थर्ड स्टेप होता है जिसके अंदर DNA से RNA बनता है, और RNA से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। फिर ये जो वायरल RNA होता है इसके आसपास कैप्सिड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच होने लग जाते हैं, बर्ड्स अटैच होने लग जाते हैं, और ये प्रॉपर अपनी न्यू फॉर्म में आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पर ये होस्ट इसके इम्यून सिस्टम से निकल के एक HIV की फॉर्म में डायरेक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरीके से ये फिर होस्ट के ये खुद डिवाइड करते जाते हैं और होस्ट के इम्यून सिस्टम को वीक करते जाते हैं, और इन्फेक्शन
इन्फेक्शन जो है वो होस्ट के अंदर होता जाता है। तो इस साइकिल को आपने इस तरह से याद करना है कि सबसे पहले होस्ट के अंदर एक साइट होती है CD4 रिसेप्टर साइट, जहां पर टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। इसके ऊपर आकर वायरस लगेगा तो होस्ट के साथ ये अटैच हो जाएंगे। उसके बाद इनका कोट जो है वो बाहर रह जाएगा और फिर इसका आरएनए, ये जो डिजीज कॉजिंग आरएनए होता है, ये बॉडी में एंटर हो जाता है। ये आरएनए होस्ट के डीएनए के साथ अटैच होता है, हाइब्रिड बना लेता है। फिर आरएनए जो ओरिजिनल वाला होता है वो डीजनरेट हो जाता है, लेकिन उसकी डिजीज जो है वो क्योंकि डीएनए के अंदर आ गई होती है, वो डीएनए फिर होस्ट के क्रोमोसोम्स के साथ जाके अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद प्रो वायरस बन जाता है। ये प्रो वायरस जो है अब इसका नेक्स्ट काम होता है, जैसे कि आपको पता है डीएनए की फंक्शनिंग होती है कि डीएनए जो है वो आरएनए की फॉर्मेशन करता है और आरएनए की फंक्शनिंग होती है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो डीएनए से प्रो वायरस से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे और फिर इस तरह से ये फंक्शनिंग जो है वो फिर प्रोटीन सिंथेसिस के बाद इसके फिर वापस से इसके ऊपर जो है वो कोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, कैप्सिड बनेगा, का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट कर देगा और ये फिर यहाँ से रिलीज होके एक प्रॉपर HIV की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ये साइकिल जो है ये चलता है। इसके आपने स्टेप्स याद करने हैं और इसको आपने बना के याद करना है। इसके स्टेप्स अच्छे से याद करने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8th के ऊपर क्वेश्चन आ जाता होता है, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने करने हैं और इसको एज अ लॉग भी आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर लीवर पे इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, मतलब सूजन सी होने लग जाती है। हेपेटाइटिस जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इसके अलावा गलत मेडिसिन या टॉक्सिक एजेंट्स की वजह से भी हो सकता है। और जब हेपेटाइटिस होता है तो उसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं कि जॉन्डिस हो जाता है, जिसको यरकान कहते हैं। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमेन का मतलब होता है कि पेट में दर्द होने लग जाती है। लीवर जो है उसकी इनलार्जमेंट होने लग जाती है। फटीग का मतलब होता है थकावट होना, और एट टाइम्स जो है वो पर्सन को फीवर भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपने इसकी सिम्टम्स में लिखना है कि ये चीज़ें जो हैं वो इसमें हो सकती हैं। हेपेटाइटिस माइल्ड टाइप का हो सकता है जो कि कुछ अर्से बाद ठीक हो जाए और ये स्वेयर स्टेज तक भी जा सकता है। इससे लीवर का कैंसर भी पर्सन को हो सकता है। हेपेटाइटिस जो वायरल हेपेटाइटिस होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, C, D, E, F, G। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि हेपेटाइटिस डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट तरह की कोई भी टाइप पर्सन को हो सकती है। हेपेटाइटिस A जो होता है इसकी फैलने की रीज़न ये होती है कि ऐसा पर्सन जिसको हेपेटाइटिस A है उसका जो फीसिस होता है, फीसिस का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, तो उसका वेस्ट मटेरियल जो है उससे किसी हेल्दी पर्सन को ये डिजीज़ हो सकती है। हेपेटाइटिस B को सीरम हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। कोई भी सीरम टाइप मटेरियल जो है उसकी ट्रांसमिशन से ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस C। इसको स्टार्टिंग में नॉन A और नॉन B हेपेटाइटिस कहा जाता था और ये चाइल्ड से मदर से चाइल्ड में जा सकती है मेडिसिन। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उनको हेपेटाइटिस C है तो क्वाइट पॉसिबल चांसेस होते हैं कि उसके होने वाले जो चाइल्ड है उसके अंदर भी ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाए। इसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया गया है सीरम, सीरम का मतलब होता है जो फ्लूइड टाइप मटेरियल होता है, तो फ्लूइड टाइप मटेरियल से जो है ये ट्रांसफ़र हो सकती है। सीरम जो है ये हमारे ब्लड का पार्ट होता है, फ्लूइड मटेरियल होता है जिसमें ऐसे ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, तो ये सीरम से भी ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस D। हेपेटाइटिस D को डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहा जाता है और उससे अगला आता है हेपेटाइटिस E। हेपेटाइटिस E भी फीसिस के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होती है। फीसिस मतलब वेस्ट मटेरियल। अगर कोई पेशेंट है उसको हेपेटाइटिस E है तो उसके वेस्ट मटेरियल के साथ अगर हेल्दी पर्सन का इंटरेक्शन होता है तो उससे ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। हेपेटाइटिस F और G को कॉज करने वाला वायरस जो है वो अब तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया। हेपेटाइटिस की बाकी टाइप्स की निस्बत हेपेटाइटिस A और B और C के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो साइंटिस्ट अब तक कलेक्ट कर चुके हैं। हेपेटाइटिस A जो है, हेपेटाइटिस A के वायरस को HIV भी कहा जाता है और ये एक RNA वायरस है जिसके ऊपर इन्वेलप प्रेजेंट नहीं होता, जो प्रोटीन कोट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता और ये शॉर्ट टर्म के लिए डिजीज़ कॉज करता है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। हेपेटाइटिस C जो है इसके वायरस को HCV भी कहा जाता है, ये भी एक RNA वायरस है और ये भी इन्वेलप्ड होता है, मतलब इसके ऊपर प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है और ये डिजीज़ कॉज करता है और
इन्फ्यूजन का मतलब होता है बॉडी में किसी नए कंपोनेंट को ऐड कर देना। और हेपेटाइटिस सी जो होता है, इसका वायरस जो होता है वो हेपेटाइटिस ए और बी की निस्बत कम प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ज़्यादा स्वेयर नहीं होता। ए और बी जो होते हैं वो सी के निस्बत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी अगर वर्स्ट स्टेज पे चला जाए तो इसकी वजह से स्वेयर किस्म की लीवर डिजीजेस पर्सन को हो सकती हैं और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। रिसेंटली हेल्बर और कोवर्कर्स, हेल्बर एक साइंटिस्ट हैं और इसके साथ इनके जो कोवर्कर्स हैं जिन्होंने इनको काम करने में हेल्प आउट किया, 2001 में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हेपेटाइटिस ई का जो सोर्स है वो ज़्यादातर होता है पिग। पिग जो है वो एक जानवर है जो कि इस्लाम में हराम है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में लोग इसको खाते हैं। तो इसका जो हेपेटाइटिस ई का ज़्यादातर सोर्स होता है वो आइडेंटिफाई किया गया है कि ये क्वाइट पॉसिबल चांसेस हैं कि पिग खाने से ये बीमारी ट्रांसफ़र होती हो। हेपेटाइटिस बी जो है वो सेकंड मेजर फॉर्म है हेपेटाइटिस की और इसको एचबीवी भी कहा जाता है और ये डीएनए वायरस के थ्रू ट्रांसफ़र होती है और ये ज़्यादा कॉमन है एशिया, चाइना, फिलीपाइंस, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में। हेपेटाइटिस बी को देखा जाए कि ये ट्रांसफ़र बॉडी में किस तरह से होता है, तो आपने इसमें देखना है कि ये बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से, फॉर एग्जांपल अगर ब्लड सीरम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है या ब्रेस्ट मिल्क जा रहा है या फिर स्लाइवा होती है थूक, उससे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक पर्सन में अगर डिजीज़ है तो उसका सेक्सुअल कांटेक्ट होता है दूसरे पर्सन के साथ, वो हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर मदर को है तो, और मदर प्रेग्नेंट है तो डेफिनेटली वो चाइल्ड में बर्थ के दौरान जो है वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये इसके ट्रांसमिशन के मोड्स हैं। अगर किसी पर्सन में स्वेयर अटैक हो रहा है हेपेटाइटिस बी का तो उसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से होंगे। उसको फटीग फील होगी, मतलब थकावट होगी, उसको भूख लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब उसको भूख लगना जो है वो कम हो जाएगी, बहुत कम भूख लगेगी नॉर्मल रूटीन की निस्बत, उसको यरकान हो जाएगा जो कि जॉन्डिस होता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हेपेटाइटिस बी के हो सकते हैं। इनफैक्ट जिसको ये डिजीज़ हो जाए वो प्रॉपर तरीके से क्योर हो सकता है, वो पर्सन प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मेडिकेशन से हेल्दी हो सकता है और इवन उसके अंदर इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है इस डिजीज़ के अगेंस्ट। पर्सन जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस जो है उस वे स्टेज पर चली जाती है तो उनका लीवर जो है वो पूरे तरीके से डैमेज हो सकता है, विच कैन अल्टीमेटली लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन। हेपेटाइटिस को अगर कंट्रोल करना हो तो इसके लिए ये है कि हाइजीनिक मेजर्स ली जाएं। हाइजीन मतलब सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। इसके अलावा आपकी डॉक्टर ने जब आपको वैक्सीनेशन की डेट दी है तो आप रूटीन के साथ वो वैक्सीनेशन जो है वो आपको लगवानी पड़ेगी। इसके अलावा ये अगर जो है वो कभी भी आपने कोई भी अपना ट्रांसप्लांट करवाना है, बॉडी का कोई पार्ट कोई आपको चाहिए, तो जो डोनर जिससे आप बॉडी का पार्ट ले रहे हैं उसका ब्लड टेस्ट, उसका ऑर्गन टिश्यू, हर चीज़ की टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि ये ना हो कि पर्सन में कोई डिजीज़ हो और वो आप में ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लेनी चाहिए। नेक्स्ट अगर वैक्सीन की बात की जाए तो एचबीवी के लिए भी वैक्सीन प्रेजेंट है, एचएवी के लिए भी वैक्सीन प्रेजेंट है, लेकिन एचसीवी के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी आपने इसमें याद करना है। अब इस सारे में आपने याद करना है कि हेपेटाइटिस की कितनी ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, उसकी जनरल जो हैं ओवरऑल क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं, फिर हर हेपेटाइटिस की जितनी फॉर्म्स हैं उनका क्या क्या, उनके लिए कौन कौन सा वायरस है, या फिर वो अगर ट्रांसफ़र होती हैं तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। और साइंटिस्ट ने 2001 में हेपेटाइटिस ई के बारे में बताया था कि वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, किस रीज़न से होती है। फिर आपने हेपेटाइटिस बी के बारे में बताना है, इसके सिम्टम्स के बारे में बताना है, और फिर एट दी एंड आपने हर फॉर्म में ये देखना है, अगर किसी में बताया है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से डिजीज ट्रांसफर हो रही है, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। वायरस किससे हो रही है उसका नाम आपने याद रखना है। तो और उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए ये भी माइंड में रखना है, और कौन कौन से वायरस के लिए अभी तक वैक्सीन है इनके नेम्स याद रखना है। तो इस टॉपिक को आप देखिएगा, फर्दर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो हम इंशाल्लाह मीटिंग में आप डिस्कस करिएगा।